राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट नजर आई है। जिस गठबंधन को बनाने की पहल की गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और वही इस गठबंधन में टूट पैदा करते हुए नजर आए। सबसे पहले गठबंधन से जेडीयू बाहर हुई है और ऐसे में देखा जाए तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की तरफ से अब कोशिशें की जा रही है। कांग्रेस जो इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, वही कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके एनडीए में एक बड़ी टूट की जाए। और ऐसे में चर्चा का विषय बन चुके हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर जनशक्ति पार्टी के राजनेता चिराग पासवान। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में इंडिया ब्लॉक की अब ये रणनीतियां रंग ला पाएंगी? क्या वाकई में चिराग पासवान और यहाँ पर जीतन राम मांझी एक बड़ा खेल करते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रांशु जी, हम लगातार बिहार को देख रहे हैं और लगातार वहाँ की राजनीति को भी देख रहे हैं। किस तरह से लगातार पलटवार और कह सकते हैं कि एक तरह से अंगड़ाई लेती हुई नजर आती है वहाँ की राजनीति। हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलता है। जिस तरह चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप मांझी की बात कर रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई बड़ा उनका बयान, बड़ी बात निकल कर सामने आ जाती है, जिससे लग रहा है कि क्या इस गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप इनके बयानों को सुने तो एक पल को भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। भले ही सबको समेटने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये समेट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मांझी के बोल वो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ तो बीजेपी ने छलावा किया है, हम तो एनडीए में इसलिए आए कि वहाँ पर मोदी जी हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमें लगा कि हमारा विकास भी होगा। लेकिन जिस तरह से हमारी पार्टी को जो 4 एमएलए उसमें आते हैं, उसमें से एक को मंत्री पद दिया जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि निर्दलीय में और हम में कोई खास अंतर है नहीं एनडीए के अंदर और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में। तो ऐसे में उनकी नाराजगी जो है काफी हद तक जायज भी नजर आ रही है कि उनके पार्टी को कम से कम 2 जो वो पद मांग रहे थे, 2 मंत्री जो मांग रहे थे, उनको देना चाहिए था। लेकिन एकमात्र जो पद मिला है उनके बेटे संतोष सुमन को मिला है। तो ऐसे में किस तरह से आने वाले दिनों में यहाँ पर जो मांझी हैं वो कोई गेम पलटते हुए नजर आएंगे, कोई नया गेम यहाँ पर रचते हुए नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान के भी सुर जो है वो उन्हीं के सुर में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके जो जुगलबंदी है एक साथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह सुमित सिंह का नाम सामने आया, सुमित सिंह, ये वही सुमित सिंह है जो पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर उनको बीजेपी मंत्री बना देती है। इसीलिए वो खासे खफा भी नजर आ रहे हैं कि मेरे ही विरोधी को आपने पार्टी का में लाकर शामिल करके एनडीए में करके उनको एक तरीके मंत्रालय देकर कहीं ना कहीं मुझे चढ़ाने का काम किया है, मुझे एक तरीके से दिखाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चिराग पासवान, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं वो उभर के सामने आ रही, लगातार मांझी के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा तो यहाँ पर जो मांझी कोई बड़ा गेम करते हुए नजर आए। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान की बात की जा रही है, तो चिराग पासवान ने खुला समर्थन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर मुख्यमंत्री बनाने की उनके लिए जो मांग हो रही है वो जायज है, वो होनी ही चाहिए। और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि मुकेश सहनी ने भी जिस तरह से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अब वही होने चाहिए। तो क्या जीतन राम मांझी को मनाने में नीतीश कुमार और बीजेपी आलाकमान कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जीतन राम मांझी को प्रस्ताव मिल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सभी देखना चाहते हैं। एनडीए खेमे के जो राजनीतिक दल है वह भी। देखिए, बिल्कुल, अगर इस पूरे गठबंधन को आप अगर देखें तो दल जरूर बदले हैं, लेकिन चेहरा वही का वही रहा है। तो ऐसे में हर कोई यही बात कह रहा है, खासकर जो मुकेश सहनी ने बात कही है कि भाई बेहतर होता कि मांझी सीएम बनते, क्योंकि उनको अनुभव भी है। और बिल्कुल ये बात कोई हैरानी करने वाली बात भी नहीं है कि लगातार जिस तरह से सीएम पद की पोस्ट पे नीतीश कुमार बारंबार बैठ रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के लिए भी एक बड़ा बैरियर साबित हो सकता है। क्योंकि जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आरजेडी ने मुझे नहीं करने दिया, बीजेपी ने नहीं करने दिया। आप अगर सीएम है तो ये आपको करना चाहिए था। तो ऐसे में अगर आप टाल मटोल वाला रवैया अपनाएंगे तो जनता आपको सबक सिखाने में देर नहीं लगाई, क्योंकि ये बिहार की जनता है, ये किसी को सर आंखों पर रखती है तो तुरंत उसे नीचे उतारना भी जानती है। ये नीतीश कुमार को बाखूबी पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह के पैंतरे बदल रहे हैं जो शायद उनको मेरे ख्याल से पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है। लगातार उनकी जो एक इमेज और छवि बनी हुई थी बिहार के अंदर की एक कद्दावर नेता की, वो लगातार डाउन हो रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है उनके इस तरह के कारनामों से कि वो सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और बारंबार उनका
ये रुख देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो बार बार रुख देखने को मिल रहा है, जीतन राम मांझी का हो चाहे जी। चिराग पासवान का हो, और ऐसे में बिहार में एनडीए में कहीं ना कहीं एक बड़ी फूट नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आखिरी कुछ सवाल लेना चाहेंगे। बात यहाँ पर ललन सिंह के बारे में अगर कर ली जाए तो ललन सिंह जो हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात किए, और अब चर्चाएं ये तेज हैं कि 7 फरवरी को दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां एक तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नाराजगी देखने को मिली है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, और ऐसे में 7 से 8 फरवरी को वह दिल्ली में रहेंगे, 8 फरवरी की शाम वह पटना वापस लौट जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ललन सिंह और पीएम मोदी की मुलाकात का रहस्य भी लोग जानना चाहते हैं। क्या कोई बड़ा खेल अब यहाँ पर जेडीयू के लिए भी बीजेपी आलाकमान कर सकते हैं, और दूसरी ही तरफ नीतीश कुमार भी उनसे मिलने जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और बिहार के बहुत बड़े नेताओं में से एक आते हैं ललन सिंह, और जाहिर बात है कि जेडीयू के अंदर भी उनका बेहद ताकतवर कद हुआ करता था अब तक, लेकिन जिस तरह से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया उसके बाद हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि क्या नीतीश कुमार भी अपने लेवल के आने वाले नेताओं को बाहर करना चाहते हैं, क्या उनको दबा कर रखना चाहते हैं, क्या उनकी जो राजनीति सियासत है उसको जिस तरीके से इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि बारंबार नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनके साथ किया, जैसा हम लगातार देख रहे हैं, अध्यक्ष पद से हटाया जाना, मंच पर बैठे उनका नाम न लेना, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको न देना, ऐसे कई सारे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो उनके प्रति नजरिया उसको सामने रखते हैं। ऐसे में क्या जो ललन सिंह है एक बड़ा कारनामा यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि वो सांसद भी हैं, तो 8-9 को जो संसद का सत्र खत्म हो रहा है बजट का, उसके बाद पूरी तरह से चुनावी बिगुल बच जाएगा। तो ऐसे में उनकी भूमिका भी अपने आप में बड़ी होने वाली है, क्योंकि 12 तारीख को जिस तरह से देख रहे हैं सदन के अंदर जो है फ्लोर टेस्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि वो या उनके समर्थन में जितने लोग हैं यहाँ पर एक बड़ी बगावत करते हुए नजर आ जाए। नीतीश कुमार के पहले जो उनका खेमा है उससे हटकर वो अपना एक अलग दल और एक अलग खेमा बनाते हुए नजर आ जाए। अगर ऐसा होता है प्रांची जी, आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में जेडीयू की सरकार जो बनी हुई अभी नजर आती है उसको धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा। वाकई में अब यहाँ पर यही देखना होगा कि विधानसभा में क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार पास हो पाएगी। झारखंड पर रुख कर लिया जाए तो वहां पर हेमंत सोरेन की ईडी की हिरासत में चले जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, और वहां पर फ्लोर टेस्ट में वो सरकार पास हो चुकी है। तो अब कैसे देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएगी? देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि किस तरह से अब ये सब चीज होगी, किस तरह से अब ये सारे विधायक एक साथ होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेडीयू खेमे के ही गोपाल मंडल जो है वो लगातार बागी सूरत में दिखा रहे हैं कि भाई जो आरजेडी है उसको भी दावा करना चाहिए, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जेडीयू के साथ में जो और भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के सुर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं कि क्या उनको भी जो है बागी सूरत में दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि मंत्री सिर्फ 9 बनाए हैं। ऐसे में जो और विधायक थे वो सोच रहे थे कि भाई हमें ही मंत्रालय मिलेगा, हमें ही मंत्रालय मिलेगा, उनकी भी उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि 8-9 लोगों के बीच में इस तरह से मंत्री पदों का बंट जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और साथ में सम्राट चौधरी का आप जिक्र देखिए कि लगातार वो दिल्ली से कह सकते हैं कि बिहार से दिल्ली के लगातार चक्कर काट रहे, अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात होती है, और ये समझा जा सकता है प्रांची जी की कहीं ना कहीं वो अंदर से नाखुश हैं, अंदर से नाराज हैं, इसीलिए बारंबार वो दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। तो अपने अंदर ही अगर अविश्वास है तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को आप जो अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि मांझी की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार उनका गुस्सा और उनका जो कह सकते हैं कि नाराजगी है वो बहुत ज्यादा चरम पर नजर आती है। चिराग पासवान बेहद नाराज हैं, मुकेश सहनी का आप देख ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं जो है नाराज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पशुपति पारस हैं वो भी कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में होगी जब सीटें बटेंगी। तो ऐसे में हर कोई अपना अपना पक्ष देख रहा है, क्या उसका भला हो सकता है, क्या उसका बुरा हो सकता है। अगर उसको लगेगा कि यहाँ पर अगर सरकार में उसको अहमियत नहीं मिली है तो फिर उनके लिए एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है, इंडिया का दरवाजा खुला हुआ है, हो सकता है वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ये तमाम सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पर, जीतन राम मांझी को प्रस्ताव मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेगी कांग्रेस पार्टी अगर वह गठबंधन में जुड़ जाते हैं, हम पार्टी अगर उधर चली जाती है, लेकिन चिराग पासवान की क्या भूमिका हो सकती है? चिराग पासवान को भी क्या यहाँ पर प्रस्ताव मिलते हुए नजर आ सकते हैं? चिराग पासवान के पास एकमात्र विधायक था 2020 में चुनाव हुए थे, वो विधायक भी जेडीयू में जाकर शामिल हो गया, इसीलिए जेडीयू के साथ में जो चिराग पासवान उनकी तलखी जो है, उनकी नाराजगी जो है वो चरम पर। उन्होंने कहा है कि भले ही नीतीश कुमार जो है एनडीए में आ गए, मैं विरोध नहीं करूंगा इसका, लेकिन मेरे साथ जो उनकी नीतिगत लड़ाई है वो जारी रहेगी, उसमें मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरी उनसे लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर है। और जिस तरह नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी के साथ में किया है, एकमात्र विधायक को भी अपने साथ मिलाकर कहीं ना कहीं मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया है, तो इसको लेकर वो यही बात कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनका विरोध करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो यही सबसे बड़ी वजह है प्रांची जी की
यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एनडीए कुनबा है, खासकर बिहार की हम बात करते हैं कि वो कुनबा बिखरा बिखरा सा नजर आता है। अमित शाह से लेकर तमाम जो लोग हैं उसको समेटने का प्रयास तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये उनके काबू से बाहर की बात होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मांझी के जो शब्द हैं, मांझी के जो बयान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान की जो कह सकते हैं भाषण है, जिस तरह शब्द हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो भी काफी नाराज है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में ये जो गठबंधन है कायम रह पाएगा, और क्या लोकसभा से पहले कोई बड़ी टूट इस गठबंधन में हो सकती है, क्योंकि सब अपनी अपनी सीटों के लिए जब मांग करेंगे उस समय बीजेपी और जेडीयू क्या करेगी। वाकई में अब यही देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू अब आने वाले समय में क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, जिस तरह से जो दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को वह मना पाते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं कि आने वाले समय में बिहार की सियासत किस तरफ मुड़ती है, और 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, जीतन राम मांझी या फिर यहाँ पर किसी अन्य नेता को मौका मिलेगा। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।